एक ज़माना था जब हिंदी के तमाम अखबारों में कार्टूनिस्ट काक के कार्टून धूम मचाया करते थे। काक के कार्टून का जो मुख्य चरित्र था, एक बूढ़ा, वो आर.के. लक्ष्मण के आम आदमी की तरह खामोश नहीं रहता था। वो हर छोटी छोटी बात पर ठेठ देसी अंदाज में अपनी टिप्पणियां करता था। काक की नज़र में आज कार्टूनों की दुनिया कैसे बदली, हमने जानने की कोशिश की खुद काक से अपने खास सेगमेंट बात मुलाकात में। अगर आप हिंदी अखबारों में कार्टून देखते होंगे तो कार्टूनिस्ट काक के इस आम आदमी को ज़रूर पहचानते होंगे। बेहद मुखर और हर सवाल पर ठेठ गंवई अंदाज में अपनी बात कहने वाला और आपके भीतर तक उतर जाने वाले ये कार्टून काक की पहचान रही। 1940 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जन्मे काक लगातार 58 सालों से कार्टून बनाते रहे। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब काक की दृष्टि किसी घटना पर नहीं पड़ती। हिंदी के तमाम बड़े अखबारों के साथ साथ 2 दर्जन से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं में कार्टून बनाने वाले काक साहब को कई बड़े सम्मान मिले। उनका कार्टून संग्रह नज़रिया और कारगिल कार्टून खासा चर्चित रहा था। काक कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष भी रहे और 84 साल की उम्र में भी उनका नज़रिया किसी न किसी माध्यम से ज़रूर दिखाई देता रहा। 2025 के पहले दिन काक का यूं चले जाना कार्टून की दुनिया को सूना कर गया। करीब 4 साल पहले मैंने काक साहब से एक लंबी बातचीत की। एक बार फिर यही बातचीत आपके लिए पेश है। कार्टून की दुनिया बहुत दिलचस्प होती है, बहुत गहरी होती है और छोटे शब्दों में और कुछ लकीरों में आपकी बात कही जाती है, अगर आप उसे समझ सकें तो। आज हमारे साथ जाने माने कार्टूनिस्ट और अपनी बात बेहद सलीके से, बहुत बेहद आसानी से कह देने वाले काक साहब मौजूद हैं। काक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप हरीश चंद्र शुक्ला से काक कैसे बने? अब आप हरीश चंद्र शुक्ला, आपको मिल कहाँ गया नाम, ये बड़ी मुश्किल होती है छिपाना। मैं काक एक पेन नेम था और जैसा कि बताया, मैं सरकारी नौकरी में था। नौकरी ज़रूर कर रहा था लेकिन दिल कहीं और था। और 1967 में 7 जुलाई 1967 उसी दिन हमारे पहले बेटे का जन्म हुआ था। तो दोनों एक उसी दिन कार्टून छपा। अब हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे हमें खुशी किस बात की है, तो नरेंद्र मोहन जी ने छापा था। अब्दुल गफ्फार खां आए हुए थे और उनके संदर्भ में मैंने कार्टून बनाया था। तो उनको बड़ा अपील किया, अपनी एडिटोरियल मीटिंग में भी उन्होंने उसका जिक्र किया। यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है और वो सिलसिला ऐसा था कि उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया। 52 ईयर्स हो रहे हैं, आज के दिन तक मैं ऐसा दिन नहीं ढूंढ पाएंगे हमारी ज़िंदगी में जिसमें हमारा कार्टून के बिना गया हो। कौन से आपके ऐसे आदर्श थे जिन्होंने आपको ऐसा प्रेरित किया कि आप कार्टून बनाइए? अब मेरे ज़माने में मैं गांव का पैदा हुआ था। उन्नाव ज़िले का गांव है, ग्राम पूरा ग्राम। पिताजी हमारे एक्टिव रहे थे, उसमें स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए। कानपुर से हमारे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद जी, वो अखबार ले आते थे, मैगज़ीन ले आते थे। वो उसको फाइल करके और बाकायदा उसकी जिल्दबंदी करके रख देते थे। तो उन्हीं को पढ़ता रहता था। तब हिंदू पंच एक साप्ताहिक आता था, सुधा थी, चांद था, सरस्वती थी, इन सब फाइलों में। तो और सब में तो इतना नहीं था, लेकिन हिंदू पंच में कार्टून छपा करता था। अब हिंदू पंच में जो छपते थे वो हिंदुस्तानी कार्टून नहीं होते थे, डेविड लो वगैरह के कार्टून थे, इंटरनेशनल। तो मुझे कोई अट्रैक्ट करते थे, लेकिन मैं कार्टूनिस्ट बन जाऊं ऐसा कुछ आभास नहीं था। 8वीं कक्षा में था, 7वीं में था। अध्यापक ने दिया कि भाई, जगदम्बा सिंह जी थे, आर्ट टीचर थे, उनका एक जानवर का चित्र बनाने के लिए मैंने एक बंदर बनाया, खो करता हुआ।
वो चित्र कम था, कार्टून ज़्यादा हो गया था, उसमें उन्होंने गुट दे दिया। शायद वही नींव पड़ गई कि कार्टून बनाना है। 60 का दशक या 70 के दशक में जो भारतीय राजनीति जिस दौर से गुजर रही थी और लोगों की जो एक सोच थी कार्टून को लेकर के, वो क्या थी और इतने सालों के बाद अब कैसे बदला है ये कार्टून का संसार जो है? देखिए, अभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस मानसिकता से एक डरने की मानसिकता समाप्त नहीं हो पाई थी। हालांकि हमने ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डरा रही थी या लिबरल नहीं थी, लेकिन एक मालिकों में एक सहज प्रवृत्ति थी कि कार्टून छापने में खाम के झंझट शुरू होंगे, दबाव पड़ेंगे और हम प्रताड़ित हो सकते हैं। तो जब 1967 में मैंने जागरण में, तो तब भी बड़ी दिक्कतें आती थी। बहुत काशिश थे नरेंद्र मोहन जी। मेरा बुढ़ा न तो किसान था, न एक सहज गली में घूमने वाला बुढ़ा था। वो बुढ़ा जो हर चीज़ पे रिएक्ट करता है, पूरे खुले दिल से करता है और बहुत सशक्त ढंग से, जिससे शायद कोई बुद्धिजीवी, कोई संपादक या कोई पॉलिटिशियन या कोई विद्वान उससे ज़्यादा सटीक रिएक्ट नहीं कर सकता है, जो वह कर देता था। वो मूक नहीं था R.K. लक्ष्मण के बूढ़े की तरह, मध्यम वर्गीय, वो फक्कड़ था और इसकी वेशभूषा में फक्कड़पना झलकता था। तो वो रिएक्ट करता था और भरपूर जवाब देता था। मैं ये जानना चाह रहा था कि उस दौर की जो कार्टून कला थी और आज के दौर में, पिछले 3 दशकों या 4 दशकों में, बल्कि 5 दशकों में क्या क्या बदलाव आपने देखे? देखिए, एक तो कार्टूनिस्ट, जिसको स्तरीय कहा जा सके, अब खाली हिंदी पत्रकारिता की बात ना करें तो गिने गिने लोग थे। अबू इब्राहिम थे, राजन पुरी थे और सामाजिक स्तर पर अहमद कार्टून बना रहे थे और सामाजिक कैरेक्टर्स को लेके, और विजयन थे जो पॉलिटिकल कार्टून, और संकर्ष वीकली निकलती थी। R.K. लक्ष्मण थे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में, बाल ठाकरे थे। अब R.K. लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया में अरसे तक मतलब एक पूरी लाइफ व्यतीत की उन्होंने, लेकिन उन कार्टूनों में टाइम्स ऑफ इंडिया को कोई तकलीफ नहीं होती थी। व्यंग्य था, लेकिन पॉलिटिशियन उठा के हाँ वाह वाह अच्छा है रख दिया, उसके बाद भूल गया। अबू इब्राहिम में तीखापन था, पहचान थी, लेकिन ऐसे कार्टूनिस्ट में राजन पुरी थे, वो बहुत ज़्यादा तीखे थे। इंदिरा गांधी पे तमाम कार्टून जो लोगों को सहन नहीं होते हैं। अब जैसे अबू इब्राहिम का कार्टून था कि बाथरूम में प्रेसिडेंट हैं और वो इमरजेंसी लगाने का ऑर्डर हाथ में दे रहे हैं, वहीं से दस्तखत कर दो वापस। और ये लोग अखबारों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में R.K. लक्ष्मण डाइजेस्ट हो रहे थे कि इसलिए वो, और कभी कभी रिपीटिशन हो जाता था, जनरल चीज़ों पे बना रहे हैं, या पॉलिटिकल कार्टून भी। या इस श्रेणी में मैं शंकर को भी रखता हूँ, लेकिन शंकर में फिर भी कुछ न कुछ कटाक्ष कर देते थे। तो ये दिक्कतें थी। वो उसके बाद जो अब ये स्थितियाँ आ गई हैं कि अखबारों के प्रिंट मीडिया का सर्वाइवल, ये चैनल्स के आने के बाद, अब चैनल के बाद ये जब से सबसे बड़ा हमला जो है ये ऑनलाइन इंटरनेट का आ गया है, तो इसमें दिक्कतें हैं। अखबारों के सर्वाइवल की समस्या आ गई है, विज्ञापन की समस्या आ गई है। उसमें कार्टून के लिए स्पेस क्यों नहीं है? हाँ, ये एक समझने वाली बात है। तो अब वो रिस्क नहीं ले सकते हैं कार्टून छापने के लिए, और सार्थक कार्टून जिसके इम्पैक्ट हो, मासेस पे असर हो। और वो एक बताएं, अंग्रेजी में छपा हुआ कार्टून ठीक है अपर लेवल पे इम्पैक्ट डालता था, लेकिन भयभीत होते थे रीजनल हिंदी अखबारों में, रीजनल अखबारों में छपे हुए कार्टून से।
तो ये दिक्कतें हैं। अब कार्टून के लिए और विधाएं हैं। नहीं, और विधाएं जैसे अब कुछ चैनल्स ने शुरू किया। अब चैनल से शिकायत ये है कि कोई कार्टून से कुछ क्रेजी कार्टून हो गया है, कुछ हो गया, उसको लेके बड़ा हफ्ते डेढ़ हफ्ते चलाते रहते हैं। अब जो चैनलों में एनिमेशन आ रहा है, अब उपलब्धि महानतम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। जो एनिमेशन है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो अद्भुत हैं। मैं इसकी ये अपना युग बीत गया ये इसी सपने में कि इस तरह के काम कभी कर पाऊँगा, नहीं कर पाया। वो कर रहे हैं लड़के, लेकिन उसका उपयोग क्या है? प्रोपेगेंडा टूल। इतनी लिमिटेशंस कर दी। वो कार्टूनिंग कला जो उस पे जो पहले हाथ से आप बनाते थे, इमेजिन करते थे, उसमें इन्वॉल्व होते थे, अब टेक्निक ऐसी आ गई कि उसकी वजह से कार्टून को बहुत फ़र्क पड़ा है उसके पूरे प्रेजेंटेशन में। देखिए, आप पत्रकार हैं। आप आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले अगर पत्रकार बैठता तो आज के पत्रकार में वो टेक्नोलॉजी के टेक्नो से भी नहीं होगा, तब तक वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मतलब तकनीक का एक पॉजिटिव असर पड़ा। हाँ, लेकिन जहाँ आप कह रहे हैं कि वो खाली कंप्यूटर नहीं, आप उस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। उससे परसेप्शन नहीं बन पाएंगे, आप कैरेक्टर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन उन्हीं कैरेक्टर्स को ये कंप्यूटर बहुत ही तरह तरह के आयाम दे सकता है। लेकिन विज़न और बेसिक जो परसेप्शन है, एक तो परसेप्शन ड्रा करने का, एनाटॉमी आदमी की या किसी चीज़ की या कोई, वो आर्टिस्ट के नाते होना चाहिए। लेकिन जब आप हाथ से भी बना रहे हैं तो वो सब डिमोलिश करके, मतलब उसका फ़ायदा तो है। मैं दृष्टि की बात कर रहा था कि एक कार्टूनिस्ट में जो एक नज़रिया, जो एक दृष्टि होनी चाहिए, वो जो तब थी, वो क्या आज है? आपको लगता है? समय बदलता जाता है, आज के रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं। अखबार आपका नई पीढ़ी का बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, बूढ़े पढ़ रहे हैं हमारे जैसे। लेकिन भविष्य क्या है कार्टूनिंग का? देखो, बगैर कार्टूनिंग का ही नहीं, समाज का कोई भविष्य नहीं होता है। जीवंत समाज वो है जहाँ कार्टून है, और कार्टून तो हर क्षेत्र के लिए बनाए जा सकते हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई किस तरह के कार्टून को लेके उनका जो नज़रिया है वो कैसे डेवलप करें? वो एक तो कार्टून के मतलब है आपको जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन को जानना पड़ेगा। अब जीवन हम ये नहीं करेंगे नई पीढ़ी को हम अपने तरीके से जिलाना शुरू कर दें, लेकिन आप अपने जीवन में कार्टून की तलाश कर सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। और रिएक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने वाइस चांसलर का भी कार्टून बनाना हो तो जरूरी नहीं आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसकी पर्सनैलिटी में तमाम चीज़ें ऐसे उभार के रख सकते हैं। तो थारो स्टडी जीवन का हर क्षेत्र का स्टडी, हर गली की, हर तरीके के आदमी का आपको जानकारी होनी चाहिए, मास अपील की होनी चाहिए, लोगों को अपनी बात लगनी चाहिए। कही आपने है लेकिन लगे उसको कि हम अपने बात। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कार्टून बनाना एक लेखन से जटिल काम है, कविता से जटिल काम। कविता है उसमें, लेखन है उसमें, वो अभिनय है उसमें, दार्शनिकता है, तब जाके आप और उसके बाद ईमानदारी। प्लेटफॉर्म नहीं है, साधन तो हैं। अब मान लीजिए एनिमेशन में कोई एक्सप्रेशन है और सब किया है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल ही नहीं है, आप चैनल में डालने के लिए प्रोपेगेंडा स्वरूप की लिमिटेशंस में छापेंगे, बनाएंगे, तो कहाँ से वो एक्सपोजर होगा उसका? जब तमाम चीज़ें प्लेटफॉर्म होगा तब उसमें प्लेटफॉर्म पे न तो बगैर प्लेटफॉर्म के कोई कलाकार हो सकता है और न कलाकार के बिना कोई प्लेटफॉर्म कोई माने रह सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म है तो कलाकार भी पैदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काक साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई कार्टून के बारे में। हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये काम लगातार बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं तो कार्टून बनाता हूँ, आपने इतना बुलवा लिया, पता नहीं कैसा क्या, आप तो एडिट कर ही लेंगे।